परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। रोल है इसका प्रोबेबिलिटी में। हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी कभार पूछ लिया। मतलब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक भी कॉन्सेप्ट हमारा अनटच ना रहे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वो कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस ना किया जाए। एक कल शायद मॉक टेस्ट आया था, आप लोगों के पास आया होगा। अरे मॉक टेस्ट भेजा था रेजोनेंस वगैरह का, उसके क्वेश्चन निकाले बेटा। वो सारी चीज़ें मतलब अदरवाइज यूजलेस नहीं है कि भेज दिया चलो कोई बात नहीं। एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हिंट्स के साथ दिया हुआ था। क्वेश्चंस निकालें, जो बात समझ में नहीं आ रही वो सामने रखें टीचर। देखो मटेरियल आपके पास है, 2, 3, 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हो गया, और बाकी मेरे सर बोल रहे थे सर और असाइनमेंट दे देंगे। मतलब मटेरियल आने के बाद उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मेरे को नहीं आता है। लिमिट तो कोई है ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा। एटलीस्ट जो कलेक्शन हमारे पास है, जितने क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसमें से तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मेरे को नहीं आता हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, आपको बता दिया, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है बजाय क्वेश्चंस के ऊपर काम करने के। इसमें सबसे पहले टर्म आती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले जो n नेचुरल नंबर है उनका कंटिन्यूड जो प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल। ये नोटेशन हो सकता है या फिर ये नोटेशन हो सकता है। बीच में कोई भी नेचुरल नंबर गायब नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n एक नेचुरल नंबर होगा, नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर n माइनस 1 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट तो यहाँ पर है, और उसके साथ n और मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल कितने नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया, n। यानी कि बड़ा जो नेचुरल नंबर है उसका फैक्टोरियल छोटे, उससे छोटे नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल में ब्रेक हो गया। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर इस रिजल्ट के अंदर मैं n को 1 रखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 फैक्टोरियल पहला ही नेचुरल नंबर हमारे पास है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होगी। ये आपके पास क्या आ गया, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। जब ये रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। और ये दोनों साइड इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि जो 0 फैक्टोरियल हमारे पास है वो किसके इक्वल होगा, एम्प्लाइज 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये नोटेशन हो सकता है इसके लिए या फिर ये नोटेशन। बीच में कोई भी नेचुरल नंबर गायब नहीं होना चाहिए। इस रिजल्ट की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब 8 फैक्टोरियल को लिख देना 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल की जगह 7 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको ब्रेक करते जाएंगे, अल्टीमेटली कहाँ तक चला जाएगा प्रोडक्ट, वही 1। उसके बाद जो परमुटेशंस हमारे पास आते हैं, फैक्टोरियल में आपसे कहे कि भाई 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का एलसीएम बताओ कितना आएगा। इसमें 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई है, इसमें 1 से लेकर 8 तक के मल्टीप्लाई है, और इसमें 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले 9 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है उसमें 1 से लेकर 8 तक के नेचुरल नंबर भी मल्टीप्लाई हैं और 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर भी मल्टीप्लाई हैं। तो जब एलसीएम की बात हो रही है फैक्टोरियल में, तो जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल वो आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। और एचसीएफ हमारे पास जो
स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है उसका जो फैक्टोरियल है वो क्या होगा, HCF और LCM। परमुटेशन हमारे पास क्या होते हैं, ज्यादा रोल इसमें, हालांकि यूज तो दोनों ही होंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, number of arrangements that can be made with the help of n different objects by taking sum or all of them, sum or all of them at a time। टोटल हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप लाइन के अलोंग, एक रो के अलोंग, लाइन के अलोंग, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन, लाइन के अंदर टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, उनमें से सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए या कुछ एक ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए। अगर मेरे पास सपोज टोटल ऑब्जेक्ट 5 है, ABC D और E, ABCD और E, इसमें से मैं 3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले रहा हूं बाय टेकिंग सम को यहां पर मैंने ले लिया R, बाय टेकिंग R ऑफ देम एट ए टाइम। टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, उन n ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से R ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए आप टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, वो कहलाएगा परमुटेशन। एंड इट इज डिनोटेड बाय NPR, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग R ऑफ देम एट ए टाइम। यहाँ जो R हमारे पास है उसकी वैल्यू n या उससे छोटी, R n से बड़ा नहीं हो सकता। R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n हो सकती है। जब मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ लेके चलूंगा तो वहाँ टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, NP हो जाएगा। 5 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए आप अरेंजमेंट बना रहे हो। सपोज मैंने 3 ऑब्जेक्ट A, B और C ले लिए। अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए मैं टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ। अरेंजमेंट का मतलब है आप 3 स्टूडेंट एक लाइन के अंदर बैठे हैं एक बेंच के ऊपर, उनको आपस में टोटल कितने तरीके से बैठा सकते हैं, किन्हीं 2 की पोजीशन अगर चेंज हो गई तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, बैठाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले A, B और C, A, C और B, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर B ले लिया, B, A, C, B, C, A, उसके बाद C, A, B और C, B, ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट है। मतलब 5 में से 3 ऑब्जेक्ट लिए, उन 3 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज कर दिया, कितने अरेंजमेंट बने, 6। अब एक ऑब्जेक्ट में चेंज कर दूंगा, अनदर डिफरेंट 3 ऑब्जेक्ट्स A, B और D ले लिया, किसी एक को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट चेंज हो गए। कम से कम एक ऑब्जेक्ट चेंज जरूर होना चाहिए। अब इस केस में हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, फिर से 6 बना देंगे, ABD, ADB एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट को फिर चेंज कर लेना, ABE ले लेना, फिर BCD, BCE, उसके बाद CDE। पहले तो टोटल 5 में से 3 आपको लेना है और 3 को अरेंज करना है, तो टोटल ये कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग ऑफ 3 पोजीशंस विद द हेल्प ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमें 3 स्टूडेंट्स को एक बेंच के ऊपर एडजस्ट करना है, अरेंज करना है, बैठाना है एक रो में। कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, सबसे पहले इस पोजीशन के ऊपर 5 में से कोई भी एक स्टूडेंट उसको बैठा दिया। अब वो स्टूडेंट दूसरी पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है, दूसरी पोजीशन के ऊपर मैं बाकी बचे हुए 4 में से किसी एक को बैठा दूंगा। कितने तरीके से, 4 तरीके से। वहाँ पर B आ सकता है, वहाँ पर C आ सकता है, वहाँ पर D आ सकता है, वहाँ पर E आ सकता है, अगर मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन के ऊपर अरेंज कर दिया। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन को फिलअप करना है आपको।
इस फर्स्ट पोजीशन को इन पांचों के हेल्प से कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ? 5 तरीके से। इनमें से कोई एक आ सकता है फर्स्ट पोजीशन। अगला केस आएगा परमुटेशन विद रिपीटिशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी अरेंजमेंट में कितनी ही बार रिपीट हो सकता है। यहाँ पर है परमुटेशन विद ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट। सेकंड पोजीशन के ऊपर जो बाकी बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 4 तरीके से। और थर्ड पोजीशन के ऊपर जो 3 बच गए उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट कितने तरीके से? 3 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल परमुटेशंस इक्वल टू क्या आ गया? 60, जिसमें से 6 यूनिट है। उसके बाद आप क्या करोगे? इसमें ए बी और सी में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना, ए बी डी। फिर मैंने क्या ले लिया? ए बी ई ले लिया। मतलब पहले तो आप 5 में से 3 सिलेक्ट करो और उसके बाद उन तीनों को अरेंज करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट होंगे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से 3 को एक साथ लेते हुए वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 5 × 4 × 3। अब ये हमारे पास क्या है? इट इज इक्वल टू NPR, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है। आपने इस प्रकार 60 टोटल अरेंजमेंट्स निकाले, यहां से भी 60 निकाल लेंगे। पहले ए बी और सी ले लिया, एक एक को ड्रॉप करते चलो। ए बी और डी ले लिया, उसके बाद ए बी और ई ले लिया, सी को ड्रॉप किया, फिर ए को ड्रॉप कर दो, फिर बी को ड्रॉप कर दो। ए को, बी को और सी को बारी बारी से ड्रॉप करो, तो वहां से बाकी बचे हुए को शामिल करो। इस तरीके से टोटल 10 ग्रुप बन जाएंगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो मेन डिफरेंस है वो क्या होगा? ये सारे के सारे अरेंजमेंट एक कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहे हैं, वन ग्रुप और कॉम्बिनेशन। जब तक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तब तक कॉम्बिनेशन या ग्रुप चेंज नहीं होगा। ग्रुप चेंज करने के लिए टोटल 15 प्लेयर्स हमारे पास हैं। क्रिकेट 11 का सिलेक्शन करना है हमें, उसमें से कोई भी 11 प्लेयर आप सिलेक्ट करोगे। जो सिलेक्ट कर लिए उनको आप आपस में अरेंज करोगे, क्या टीम चेंज होगी? भाई ए बी सी डी ई मैंने 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद मैंने प्लेयर्स का जो नाम है उसका ऑर्डर कुछ आगे पीछे कर दिया, तो क्या टीम चेंज हुई? टीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या है? जब तक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट है दे विल फॉर्म ओनली वन ग्रुप, ओनली वन सिलेक्शन, ओनली वन कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? जिसमें 3 ऑब्जेक्ट कौन कौन प्रेजेंट हैं? ए बी और सी। सबसे मोटा जो डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन चेंज कब होगा? 28। परमुटेशन आपने कोई भी 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, किन्हीं 2 की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, अरेंजमेंट चेंज हो गया, बैठाने का तरीका चेंज हो गया उन स्टूडेंट्स को। और ग्रुप चेंज कब होगा? कॉम्बिनेशन चेंज कब होगा? सिलेक्शन कब चेंज होगा? हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? चेंज। क्रिकेट 11 हमें सिलेक्ट करनी है, टीम को सिलेक्ट करने का तरीका टोटल 15 में से क्रिकेट 11 कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? कम से कम एक प्लेयर को हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज, रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके वो टीम सिलेक्ट करने का तरीका या हम ये कहें कॉम्बिनेशन या हम ये कहें ग्रुप चेंज होगा। अदरवाइज अगर उन प्लेयर्स को आगे पीछे कर दिया, प्लेयर ए बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, एफ जी डी ए बी, इस टाइप में उनका ऑर्डर अगर आप चेंज कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हो? हाँ वो अलग है, वो हमारे पास कॉम्बिनेशन का जाएगा। ये परमुटेशन के केस में, ये अरेंजमेंट के केस में, कॉम्बिनेशन के केस में अलग फॉर्मूला आएगा। ये जो हमारे पास एक तरह से 6 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हम वहां से क्या करेंगे? उसके अंदर एक अरेंजमेंट लिया मैंने, एक साथ 3 ऑब्जेक्ट लिए, एक साथ 3 ऑब्जेक्ट। इन 3 ऑब्जेक्ट्स के बगैर पहले आप अरेंजमेंट ले रहे हो, इसके अंदर अरेंजमेंट 5 है टोटल, 5 में से 3 को एक साथ लिया तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट बढ़ गए? 5 3
5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 और साथ में 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 60 अरेंजमेंट्स आ गए। प्रत्येक 6 अरेंजमेंट जो हैं वो एक ग्रुप बना रहे हैं। ये 6 अरेंजमेंट हैं, ये केवल एक ग्रुप काउंट होता है। इसका मतलब 6 अरेंजमेंट्स का एक ग्रुप हमारे पास है। लेट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसी फॉर्मूले की हेल्प ले लेंगे हम। नंबर ऑफ ग्रुप्स बी एक्स ले लिया सपोज मैंने, टोटल 5 ऑब्जेक्ट थे मेरे पास, 5 में से 3 को एक साथ लेते हुए मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं। 5 में से 3 को एक साथ लेते हुए हम अरेंजमेंट बना रहे हैं। टोटल अरेंजमेंट कितने बड़े वो हमने निकाल लिए। अब मैं ग्रुप्स के ऊपर जा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन के ऊपर जा रहा हूँ। मैंने ग्रुप्स की संख्या, कॉम्बिनेशंस की संख्या एक्स ले ली। क्या है ये एक्स? ग्रुप है। ग्रुप का मतलब है 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3-3 के ग्रुप बना रखे हैं। कोई भी 2 ग्रुप ऐसे नहीं होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या सेम है। कोई भी हमारे पास 2 ग्रुप ऐसे नहीं होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट सेम है। संख्या तो सेम मिलेगी, 3-3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन कोई भी 2 ऐसे ग्रुप नहीं होंगे जिसके ऑब्जेक्ट तीनों के 3 बिल्कुल वही हो। कम से कम एक ऑब्जेक्ट हर हालत में हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक ग्रुप लिया वो, यानी कि हमारे पास जो एक्स ग्रुप्स मैंने लिए उसमें से एक ग्रुप उठा लिया। टेक 1 ग्रुप और 1 कॉम्बिनेशन, टेक 1 ग्रुप। इस ग्रुप में ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3। अब ये एक अकेला ग्रुप कितने अरेंजमेंट्स को क्रिएट करेगा? या उस एक अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन की वजह से, एक ग्रुप की वजह से, जिस ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट हैं, कितने नए अरेंजमेंट बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। टेक 1 ग्रुप, दिस 1 ग्रुप gives rise to 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। इस एक अकेले ग्रुप के कितने अरेंजमेंट बन गए? 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे x ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप के कितने कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? x इंटू 3 फैक्टोरियल। और टोटल अरेंजमेंट बढ़ने का तरीका मुझे पता है, किसके इक्वल है? दिस x इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 मतलब हमने ग्रुप्स की हेल्प से अरेंजमेंट बनाई। एक्स जो ग्रुप थे उनमें से कोई एक ग्रुप उठाया, उस ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट हैं, ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट हैं, उन वो एक जो ग्रुप है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उस ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? 6 तरीके से। 1 ग्रुप गिव्स राइज टू हाउ मेनी अरेंजमेंट्स? 6। तो x जो ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प से टोटल कितने अरेंजमेंट बन गए? x इंटू 3 फैक्टोरियल। ये भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन गए, ये भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर x इक्वल टू 5p3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। यहाँ जो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई था उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 5p3 की वैल्यू n फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या था? 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। और इसको फर्दर किससे डिवाइड करना है? 3। तो ये आपके पास किसके इक्वल है? x। व्हाट इज x? नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग r ऑफ 3 ऑफ देम एट ए टाइम। इसके इक्वल आया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3। अब इसी प्रकार नंबर ऑफ ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग r ऑफ देम एट ए टाइम, NCR हो जाएगा नोटेशन। जिस प्रकार नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए नोटेशन NPR है, इसी प्रकार नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए जो नोटेशन हमारे पास वो क्या होगा? NCR। इसके इक्वल आ रहा है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR की वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। मैंने एक पर्टिकुलर केस लेके फॉर्मूला ड्राइव किया, आप जर्नल केस लेके फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। टोटल n ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं,
total n objects are there, different objects are there, number of groups by taking r of them at a time, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए जो ग्रुप हम बनाएंगे उनकी संख्या मैंने x ले ली। भाई वहां 5 और 3 थे, यहां मैंने आर्बिट्रेरी ले लिया n और x, ठीक है। अब इसमें से एक ग्रुप ले लो, टेक वन ग्रुप। क्या है उस ग्रुप में? r ऑब्जेक्ट है। उन r ऑब्जेक्ट्स को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? r फैक्टोरियल। कैसे? अरे r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का मतलब है वी हैव टू फिल r पोजीशंस विद द हेल्प ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। r ही ऑब्जेक्ट हैं और सभी को एक साथ लेते हुए अरेंजमेंट बनाने हैं, लीनियर अरेंजमेंट। ध्यान रखना, लीनियर। सर्कुलर अरेंजमेंट अलग चीज है, लीनियर अरेंजमेंट अलग चीज है। तो टोटल r ऑब्जेक्ट थी, उसकी हेल्प से टोटल अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट बना रहा हूं। फर्स्ट पोजीशन को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? सेकंड को r-1। नो ऑब्जेक्ट रिपीटेड, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद थर्ड को rth पोजीशन से पहले कितनी पोजीशन फिलअप हो गई? r-1। कितने ऑब्जेक्ट यूज हो गए? r-1। कितने ऑब्जेक्ट बचे? केवल एक बचा। तो लास्ट जो पोजीशन उसको केवल और केवल कितने तरीके से फिलअप करेंगे हम? एक तरीके से। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें एक्चुअल में जो बेस हमारे पास है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है ये? सपोज एन इवेंट A can occur in an ways. Another event, independent event, can occur in n ways. Then the total number of ways in which these two events simultaneously will occur. ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली कितने तरीके से अकर हो सकते हैं? इन दोनों इवेंट्स का अकरेंस साइमल्टेनियसली कितने तरीके से पॉसिबल है? वो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज टू इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ। इट विल बी m into n। अगर दो इवेंट्स का केस है तो दो की बजाय 3 इवेंट है। पहला इवेंट m तरीके से अकर हो सकता है, दूसरा इवेंट n तरीके से अकर हो सकता है, तीसरा इवेंट p तरीके से अकर हो सकता है। तो तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली कितने तरीके से अकर हो पाएंगे? m into n into p वेज एंड सो। केस आपके पास स्कूल से एग्जाम्पल उठा सकते हो। सपोज हमारे पास स्कूल में एंटर कर रहे हैं, 3 एंट्री डोर है और 2 एग्जिट डोर है। इन हाउ मेनी वेज कैन एन इंडिविजुअल कैन एंटर एंड एग्जिट द स्कूल? कोई भी व्यक्ति स्कूल में आना और जाना कितने तरीके से परफॉर्म हो सकता है? उसकी एंट्री E1 से हो सकती है, E2 से हो सकती है, E3 से हो सकती है। तो एंट्री होना एक इवेंट है और एग्जिट बाहर निकलना दूसरा इवेंट है। पहला इवेंट कितने तरीके से अकर हो सकता है? 3 तरीके से। दूसरा इवेंट कितने तरीके से अकर हो सकता है? 2 तरीके से। दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली E1 से एंटर करके X1 से बाहर निकल गया, E1 से एंटर करके X2 से बाहर निकल गया, E2 से एंटर करके X1 से बाहर निकल गया, E2 से एंटर करके X2 से बाहर निकल गया, E3 से एंटर करके X1 से बाहर आ गया और E3 से एंटर करके X2 से बाहर आ गया। तो टोटल उसकी एंट्री प्लस एग्जिट कितने तरीके से पॉसिबल है? 6 एंड दिस 6 इक्वल टू 3 into 2। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ एक तरह से इन R पोजीशंस को फिलअप करना, R इवेंट्स हैं।
आर पोजीशंस को फिलअप करना हमारे पास आर इवेंट से। पहला इवेंट कितने तरीके से अकर हो रहा है, आर तरीके से, दूसरा r-1, तीसरा r-2 और लास्ट इवेंट कितने तरीके से अकर हो रहा है, 1। क्योंकि हमें अरेंजमेंट बढ़ाने हैं। अरेंजमेंट का मतलब है सारी की सारी पोजीशन फिलअप करनी है, और सारी की सारी पोजीशन फिलअप करने का मतलब इन सभी इवेंट्स का साइमल्टेनियस अकरेंस होना चाहिए। साइमल्टेनियस कितने तरीके से अकर हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, r इंटू r-1 इंटू r-2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक का प्रोडक्ट है, r तक का। इसका मतलब हमेशा याद रखना, अगर आपके पास r ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप लाइन के अलोंग अरेंज कर रहे हो, सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो उस केस में वो अरेंजमेंट कितने बनेंगे, r। 10 स्टूडेंट हैं, उसको सुबह मॉर्निंग असेंबली के लिए लाइन में अरेंज करना है, एक लाइन में 20 स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट अपने आप को लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 20 फैक्टोरियल वेज, 20 फैक्टोरियल वेज। मैंने बताया मोटा डिफरेंस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको अगर इसमें कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन या ग्रुप चेंज करना है, वी हैव टू रिप्लेस एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। कम से कम एक ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ग्रुप चेंज होगा। भाई मॉर्निंग असेंबली के अंदर हर लाइन में 10-10 स्टूडेंट हैं, प्रत्येक लाइन में जो 10 स्टूडेंट खड़े हैं वो अपने आप को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से वो एक लाइन जो है वो बनाई जा सकती है, 10 फैक्टोरियल हो गया। इट इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इन्हीं 2 स्टूडेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, लाइन में खड़े होने का तरीका चेंज होगा। इट इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। मैं मेन जो डिफरेंस उसकी बात कर रहा था, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा, परमुटेशन के लिए ऑब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं पहले उन्हीं की हेल्प से उन्हीं को अरेंज कर लो। जैसे टोटल हमने 5 ऑब्जेक्ट लिए थे, 3 को एक साथ लिया था मैंने, तो ऑब्जेक्ट चेंज किए बगैर मैंने इन्हीं को अरेंज किया पहले, डिफरेंट अरेंजमेंट है। अब एक ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगा, ये सारे के सारे अरेंजमेंट जो है वो एक ग्रुप बना रहे हैं। कौन सा ग्रुप, जिसमें 3 ऑब्जेक्ट कौन कौन है, ए, बी और सी। एनपीआर का फॉर्मूला मैंने बता दिया, एनसीआर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके पास आएगा परमुटेशन विद रिपीटिशन। प्रत्येक अरेंजमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन कितने तरीके से फिलअप हो रही है, सपोज वी हैव टोटल n ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंजमेंट बनाने हैं इन विच एवरी ऑब्जेक्ट में बी रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। प्रत्येक ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हो सकता है, कितनी बार। फर्स्ट पोजीशन कितने तरीके से फिलअप हो सकती है, आर। सेकंड पोजीशन कितने तरीके से, आर। थर्ड पोजीशन भी आर, एंड सो लास्ट पोजीशन भी आर या एन। टोटल ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास एन दिए हुए हैं तो फर्स्ट पोजीशन को कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, एन। सेकंड पोजीशन भी एन तरीके से, थर्ड पोजीशन भी एन तरीके से, और लास्ट जो पोजीशन वो भी कितने तरीके से, एन तरीके से। तो टोटल अरेंजमेंट एन कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, हमें आर पोजीशंस को फिलअप करना था, आर पोजीशंस को फिलअप करना है। प्रत्येक पोजीशन कितने तरीके से फिलअप हो रही है, एन वेज। तो टोटल यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स बनेंगे वो एन रेज़ टू पावर, एक तरफ है परमुटेशन विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और दूसरी तरफ है परमुटेशन विद रिपीटेशन। ठीक है, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट आपके पास है, टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग आर ऑफ देम एट ए टाइम, बाय टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। इसी प्रकार नंबर ऑफ ग्रुप्स, कॉम्बिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर आपकी प्रोबेबिलिटी में यूज हो रहा है। कार्ड सिलेक्ट करने हैं, नंबर सिलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं।
एक इसमें केस आता है परमुटेशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। परमुटेशन विद रिपीटिशन था एक तो। दूसरा केस हमारे पास है परमुटेशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नॉट ऑल डिफरेंट। दोनों सिचुएशंस में फर्क है। यहां तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। और इसमें क्या है, जिन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है उन्हीं में से कुछ एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, कुछ एक सेम है। आपसे कह दे 2, 2, 1, 3 और 4, ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। इनकी हेल्प से 5 डिजिटेड टोटल कितने नंबर आप बना सकते हैं। 5 डिजिटेड जब नंबर मुझे बनाने हैं, इसका मतलब पांचों के 5 जो डिजिट है वो यूज करने पड़ेंगे, जिसमें एक डिजिट कितनी बार आ रहा है, तो जो आपके पास पांचों के 5 डिजिट NPN क्या होगा भाई, इट इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज दीज 5 ऑब्जेक्ट्स। और 5 को लाइन के अंदर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, वैसे तो 5p5। 5p5 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन सपोज एक नंबर यही है, आपने इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज किया। अगर ये डिफरेंट होते 2 और 2 जो आइडेंटिकल आ रहा है, इसकी बजाय अगर ये डिफरेंट होते तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनने थे, 5 फैक्टोरियल। मैंने क्या बताया, अरेंजमेंट चेंज कब हो रहा है, यानी 2 की पोजीशन आप इंटरचेंज कर रहे हो तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। मैंने ये 2 इंटरचेंज कर दिए, क्या 5 डिजिटेड नंबर चेंज होगा, वही रहेगा नंबर। चलो एक और एग्जांपल ले लो, 2, 1, 3, 4 2 नंबर है, इसमें से इस 2 और इस 2 को इंटरचेंज कर दिया। अगर यहाँ पर हमारे पास ये दोनों डिफरेंट होते 2 और 2, सपोज इसकी जगह 5 होता तो 2 5 भी काउंट होना था, 5 2 भी काउंट होना था। लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है तो क्या होगा, नंबर सेम आएगा। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड 5 डिजिटेड डिफरेंट नंबर होंगे उनकी संख्या जस्ट हाफ हो जाएगी। अगर डिफरेंट है तो ये 2 और यहाँ पर 5 है, मैंने 5 1 3 4 और 2 ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। लेकिन अगर ये तो था डिफरेंट, इस 5 की जगह 2 हो और यहाँ पर भी 2 हो, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, सेम नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में जो 5 डिजिटेड नंबर होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, हाफ। किसकी वजह से, अगर 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। देखो अगर 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, ठीक है, और 3 ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो यहाँ पर कितने अरेंजमेंट बनते, 6 बनते, 6 बनेंगे। BCA BAC, वहीं जा रहा हूं मैं, वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। CAB और CBA, अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते, सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे होते, डिफरेंट, तो उस केस में टोटल अरेंजमेंट कितने बनने थे, 6। लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम है तो 6 जो अरेंजमेंट थे उसकी वजह से अरेंजमेंट केवल 1 बना। इसका मतलब हमारे पास अरेंजमेंट कितने रिड्यूस हो गए, 1/6 टाइम्स, 1/6 टाइम्स। अब 1/6 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 वाले में ले सकते हो, इसके अंदर सारे के सारे लिखने में आएगा, 5 की बजाय मैं 4 की हेल्प से ले लेता हूँ। 4 अरेंजमेंट है मेरे पास, 4 ऑब्जेक्ट हैं, चारों के 4 डिफरेंट हैं, मैंने अरेंजमेंट बना दी, टोटल कितने बनेगी, 44। ए के साथ सभी में ए ले लो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर,
बी सी और डी को इस प्रकार चेंज कर दो, बी सी डी, फिर बी डी सी आ गया, उसके बाद सी डी बी आ गया, उसके बाद सी बी डी आ गया, उसके बाद हमारे पास डी बी सी आ गया और डी सी बी आ गया। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर सभी में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ए कितने में आ रहा है, 6 में। इसी प्रकार फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बी कितने में आएगा, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर सी कितने में आएगा, 6 में, और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डी कितने में आएगा, 6 में। तो इस तरीके से टोटल अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, 24। कब, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। अगर 4 में से 3 एक जैसे हैं, ए और बी, कोई 3 एक जैसे हैं, अब अरेंजमेंट कितने बनने हैं, केवल 4। 4 कैसे, ए बी, ए बी, ए बी, बी ए। इन चारों से डिफरेंट कोई अरेंजमेंट बन सकता है, नहीं बनेगा। इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट थे तो उस केस में हमारे पास अरेंजमेंट कितने बन रहे थे, 24। 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे होने की वजह से अरेंजमेंट्स की संख्या कितनी रिड्यूस हो गई, 3 फैक्टोरियल टाइम्स। बस ठीक है। अब यहाँ पर केस आपके पास आएगा, ये तो चलो एक ऑब्जेक्ट था, ए 3 बार रिपीट हो रहा है, मान लो ए 2 बार रिपीट हो रहा हो, बी 3 बार रिपीट हो रहा हो, सी 2 बार रिपीट हो रहा हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स with the help of n objects, out of them p objects are of one type, q objects are of second type, R objects are of third type, and rest are different. Rest are different. भाई टोटल n ऑब्जेक्ट हमारे पास, जिसमें से P एक टाइप के हैं, Q दूसरी टाइप के और R तीसरी टाइप के, यानी कि P सेम, Q सेम और R सेम। P ऑब्जेक्ट एक जैसे, Q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के, R ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के, और बाकी सारे डिफरेंट। तो उस केस में जो टोटल अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जिस प्रकार 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे होने की वजह से टोटल जो अरेंजमेंट्स थे वो कितना रिड्यूस हो रहे थे, 3 फैक्टोरियल टाइम। तो p ऑब्जेक्ट एक जैसे होने की वजह से टोटल अरेंजमेंट कितने रिड्यूस हो गए, p फैक्टोरियल टाइम्स। q दूसरी टाइप के हैं, इसकी वजह से टोटल अरेंजमेंट q फैक्टोरियल टाइम से रिड्यूस हो गई, और r तीसरी टाइप के हैं तो उसकी वजह से टोटल अरेंजमेंट कितने रिड्यूस हो गए, r फैक्टोरियल टाइम्स। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, डिफरेंट। एक एग्जांपल है, सपोजन आपके पास वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, ये जो वर्ड हमारे पास है इसके लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी बिल्ट विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब ये हमारे पास टोटल इसके अंदर लेटर कितने, 11 है। टोटल लेटर कितने, 11, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट नहीं है। m कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। a कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। t भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और भी कोई रिपीट हो रहा है। h e i c s 5 डिफरेंट हो गए, 6 तो ये हो गए, h है, e है, i c और s, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो टोटल हमारे पास कितने, 11 हो गए, जिसमें से 2 एक टाइप के, 2 दूसरी टाइप के, 2 तीसरी टाइप के, बाकी सारे डिफरेंट। तो टोटल जो अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगे दे विल बी 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे। अब इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेगा, आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
all vowels occurs together. In the random arrangement of the letters of this word, find the probability that all vowels occur together. इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देखें आप, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर. अकर टुगेदर मतलब p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा इकट्ठे रहने हैं. हमेशा कैसे रहेंगे? इकट्ठे. मीनिंग इसका समझे, इसके अंदर एक क्वेश्चन की हेल्प से देखें जो बताना चाह रहा हूं मैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को लेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें निकालना है फेवरेबल केस, वो केस होंगे. टोटल अरेंजमेंट ये है, इसमें से ऐसे अरेंजमेंट कितने हैं जिसमें सारे के सारे वोवल जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं. नंबर ऑफ परमुटेशंस in which p objects always, बेटा दो तीन ऑप्शन है बस. एक तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, सभी को एक साथ लेना है तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं. अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम आने लगे, कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, कुछ एक टाइप के, कुछ दूसरी टाइप के, बाकी सारे डिफरेंट, तो अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं. उसके बाद केस आ रहा है कि भी कुछ एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमेशा एक साथ रखना है. नंबर ऑफ परमुटेशंस इन विच p ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर. अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे p ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, कोई जरूरी नहीं है. p ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर टुगेदर, q अनदर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर. सपोज आपके पास बुक्स हैं, फिजिक्स की 3, केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं और मैथ्स की 2 बुक्स हैं. आप फिजिक्स की मान लो एक 9th की, एक 10th की, एक 11th की, या 10th 11th 12th की बुक है. तीनों डिफरेंट हैं. फिजिक्स की जो 3 बुक हैं वो भी डिफरेंट हैं. केमिस्ट्री की 2 बुक हैं वो भी डिफरेंट है, अलग अलग क्लास की, अलग अलग राइटर की. और मैथ्स की 2 बुक भी डिफरेंट है. अब आपसे ये कह रहा है एक तरफ तो कि सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकते हो? 7 फैक्टोरियल. टोटल कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? 7 फैक्टोरियल. दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि भी जो फिजिक्स वाली बुक है ना वो सारी इकट्ठी रहनी चाहिए. फिजिक्स वाली तीनों बुक इकट्ठी रहनी चाहिए, उनके बीच में केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं आना चाहिए. केमिस्ट्री वाली जो दोनों बुक हैं वो इकट्ठी हों और मैथ्स वाली जो दोनों बुक हैं वो इकट्ठी हों. इस तरीके से कितने अरेंजमेंट बना पाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर. अब इस केस में जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो हमारे पास क्या होगा, जिन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है उनको इकट्ठा बांध दो और वो एक नया ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा. अल्टीमेटली फिजिक्स की 3 बुक है मेरे पास, P1 P2 P3. केमिस्ट्री की 2 बुक हैं, C1 C2. मैथ्स की 2 बुक हैं, 1 and 2. तो टोटल ऑब्जेक्ट तो कितने हो गए? 7 हैं और 7 डिफरेंट भी हैं. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास इस केस में 7 फैक्टोरियल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट्स हैं. क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि फिजिक्स वाली तीनों बुक एक साथ रहनी चाहिए. फिजिक्स की जो 3 बुक हैं वो तीनों एक साथ है, मतलब इनके बीच में केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं आ सकता. केमिस्ट्री की दोनों बुक एक साथ हों और मैथ्स की दोनों बुक एक साथ हों. अब फिजिक्स की जिन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है ना, वी विल टाई देम, उनको इकट्ठा बांध देंगे और उसको एक नया ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे. तो एक ऑब्जेक्ट तो मेरे पास ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया. टोटल कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं? 3. टोटल कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं? 3. कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा? 3 फैक्टोरियल. N2 में फिजिक्स की 3 बुक थी. एक बार तो मैं फिजिक्स की तीनों बुक्स को इस प्रकार ले रहा हूँ, P1 P2 P3, C1 C2 M1 M2. एक अरेंजमेंट ये होगा जो टोटल बनेगी उसमें से. इसकी बजाय मैंने P1 P3 P2 ले लिया, C1 C2 M1 M2. क्या अरेंज करने का तरीका बदल गया?
इन बुक्स को सेल्फ के अंदर रखने का तरीका बदल गया, नहीं बदला? यानी कि जो ऑब्जेक्ट एक साथ रखने हैं उनको आपस में तो अरेंज कर ही सकते हैं। तो जो 3 फिजिक्स की बुक हैं वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? मैं इन बुक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं लूंगा, केवल मैंने फिजिक्स वाली आपस में इंटरचेंज कर दी और आप देखोगे सभी केसेस में हैं वो एक साथ ही। आगे एचडी है केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक। क्या सभी केसेस में फिजिक्स वाले बुक एक साथ नहीं है, या उनके बीच में और कोई बुक आ गई? यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स को आपको इकट्ठा रखना है उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करोगे। उसके बाद किसके बाद? इनके ब्लॉक बनने के बाद, इनको इकट्ठा बांधने के बाद जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बने पहले तो उनको अरेंज करो। उसके बाद जो एक साथ बंधे हुए हैं उनको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आपस में बंधे हुए 3 फिजिक्स वाले बुक एक साथ हैं, वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? 3 फैक्टोरियल 6। 2 केमिस्ट्री की बुक एक साथ हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? 2 फैक्टोरियल। 2 मैथ्स की बुक एक साथ हैं, टोटल कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास वो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो बुक है वो इकट्ठी होंगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो बुक है वो क्या होंगी? इकट्ठी। अरे अगले केस में आप कहोगे कैसे? पहले तो 6 तो आई गई यहाँ से, फिर मैं अगले में क्या करूंगा? इसको एक ब्लॉक ले लिया, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है। केमिस्ट्री वाली पहले आ जाएंगी, फिजिक्स वाले बीच में, मैथ वाले बाद में चलेगी। केमिस्ट्री वाली पहले है, मैथ वाले बीच में आ जाएंगी, फिजिक्स वाले लास्ट में चली जाएंगी। तो ये तो वही है बड़ा 3 फैक्टोरियल। ये बड़ा 3 फैक्टोरियल कौन सा है? जिसमें फिजिक्स की 3 बुक आपस में अरेंज हो रही है। ये 2 फैक्टोरियल केमिस्ट्री वाली 2 बुक आपस में अरेंज हो रही हैं, और ये 2 फैक्टोरियल मैथ्स वाली 2 बुक आपस में अरेंज हो रही है। मतलब हमारे पास केस क्या दिया हुआ है? टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी को एक साथ लेते हुए हमें अरेंजमेंट बनाने हैं, लेकिन उन n ऑब्जेक्ट्स में से p ऐसे हैं जिनको एक साथ रखना है, q ऐसे हैं जिनको एक साथ रखना है, r ऐसे हैं जिनको एक साथ रखना है। एक साथ रखने का मतलब है उनको इकट्ठा बांध दिया। अगर उन बुक्स की पोजीशन चेंज होगी तो इकट्ठी जाएंगी तीनों। ये नहीं कि इन P1 P2 P3 के बीच में केमिस्ट्री या मैथ्स किया जाएंगे, नहीं। एक साथ ये बंडल बना हुआ है, ये बंडल इंटरचेंज होगा, ये इंटरचेंज होगा, ये इंटरचेंज होगा। लेकिन इस बंडल को बांधने का तरीका भी 6 तरीके हैं। 6 तरीके कौन कौन से? जिसमें तीनों फिजिक्स वाले बुक इकट्ठी रहेंगी, ये 6 तरीके मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये केस आपके पास आ गया कि P एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे इसमें हैं होंगे, तो एक जैसे वाला जो रिस्ट्रिक्शन है वो साथ लगाते हैं। अब मैं वापिस इस क्वेश्चन पर आता हूँ। मेरे पास टोटल लेटर्स हैं 11। टोटल लेटर्स कैसे हैं? 11। क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारे के सारे जो वोवल है ना वो इकट्ठे रहे। अब इसमें वोवल कितने हैं? ए, आई और इन चारों को मैं एक ऑब्जेक्ट मान लूंगा। 4 का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। टोटल कितने थे? 11। 4 का एक बन गया तो टोटल कितने बने थे? भाई 4 का एक तो बना ही रहे हो, 4 को हटाना थोड़ी है। 4 को हटा के बाकी कितने बचे? 7। और उन चारों का एक ब्लॉक बना दिया मैंने, तो कितने हो गए? टोटल 8 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, उनको आपस में अरेंज करना है। फेवरेबल जो केस होंगे, लेट X be the event that in the random arrangement of the letters of this word, इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनके रैंडम अरेंजमेंट में ऑल द वोवल्स आर टुगेदर। अगर सारे के सारे वोवल इकट्ठे आ रहे हैं तो उस इवेंट को मैं क्या नाम देके चल रहा हूँ? एक्स कह रहा हूँ। फेवरेबल, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। फेवरेबल केसेस ऑफ एक्स के फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे?
टोटल हमारे पास ए आई और ई, इनको तो रखना एक साथ, एक किलो है। बाकी डिफरेंट कौन बचे, एम ए टी, ये दोनों ले लिए। और उसके बाद हमारे पास क्या था, टी दो बार आ रहा है, पी एच सी और एस। 3 और 4 7 तो ये हैं और एक ही काउंट होगा। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 8। इसको पहले एक काउंट करना है। क्या 8 में से 2 एक जैसे नहीं है? क्या 8 में से ये 2 एक जैसे नहीं है? तो टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इनटू में, और क्या आएगा, जिन 4 को एक साथ रखना था, जिन वोवल्स को एक साथ रखना था, वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो जाए, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये चारों एक साथ रखने हैं। इन चारों को एक साथ रखने का मतलब, इसकी बजाय अगर मैं ए आई ई और ए लिख लूं तो भी एक साथ ही, अगर मैंने आई ई ए और ए ले लिया तो भी एक साथ ही। यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो इसमें इन चारों को एक साथ रखना है तो ये चारों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन इन चारों में से 2 फिर से कैसे हैं, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर 4 फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आप इसमें प्रोबेबिलिटी, अब यहां पर हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विल बी in the random arrangement of the letters of this word find the probability that all vowels occur together। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 11। ये केस है, यानी कि इन कॉन्सेप्ट्स का प्रोबेबिलिटी के अंदर फिर आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे, ये केस है। उसके बाद आपके पास आता है इसमें सर्कुलर, ये तो लीनियर अरेंजमेंट्स का केस था, ठीक है। कुछ एक ऐसा हो सकता है कि भी टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आपको अरेंजमेंट बनाने हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूजलेस हैं, उनको किसी भी अरेंजमेंट में शामिल नहीं करना। अगर 10 थे उसमें से 2 तो साइड हो गए, उसको तो किसी भी अरेंजमेंट में शामिल ही नहीं करना है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितने बचे, 8 की हेल्प से अगर वो 8 डिफरेंट है, अगर वो 8 डिफरेंट हैं तो 8 की हेल्प से 5 को एक साथ लेकर कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, 8p5। 8p5 मतलब ऑलवेज इंक्लूडेड ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये केस हालांकि वैसे कॉम्बिनेशन में जाता है, लेकिन अरेंजमेंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्बिनेशन में कैसे जाएगा, 15 प्लेयर है, 15 प्लेयर हैं, ठीक है, जिसमें से 5 बॉलर हैं, और क्रिकेट 11 के अंदर आपको 3 पर्टिकुलर बॉलर्स हैं, उनको तो शामिल करना ही करना है। 3 हमारे पास 5 बॉलर्स में से 3 ऐसे पर्टिकुलर हैं जिनको तो हर बार खिलाना ही खिलाना है टीम में। इसका मतलब वो 3 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब 11 पूरे करने के लिए सिलेक्ट कितने करने हैं, 8 और सिलेक्ट करने हैं, कितने में से, 12 में से। अब 12 में से 8 कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, 12C8 सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्ट का मतलब क्या है, ABCD को सिलेक्ट कर लिया, उसकी बजाय मैं कहता हूँ DBAC को सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्शन चेंज नहीं हुआ, प्लेयर चेंज नहीं हुए, प्लेयर हुए, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज ही आपको पता चलेगा इसके अंदर कि कहाँ पर तो परमुटेशंस यूज होंगे और कहाँ पर कॉम्बिनेशन। कार्ड सिलेक्ट करने हैं, नंबर सिलेक्ट करने हैं, हमेशा कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपके पास ये कह दें 1 2 3, ये 5 हमारे पास डिजिट दिए हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर formed by these 5 digits will be odd। टोटल हमारे पास 5 डिजिट हैं, इनके हेल्प से 5 डिजिटेड नंबर बनाने हैं।
तो हमसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली सिलेक्टेड जो नंबर होगा बने हुए 5 डिजिटेड नंबर्स में से वो नंबर ओड होगा। ओड के लिए रिस्ट्रिक्शन कहाँ जाएगा? यूनिट प्लेस पर जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड जो पोजीशंस हैं, प्लेस हैं, वो हमेशा सबसे पहले फिलअप होंगे। सबसे पहले मैं किसको फिलअप करूंगा? यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस के ऊपर कौन सा डिजिट कितने बार आ सकता है? यूनिट प्लेस को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? नंबर को ओड रखने के लिए यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। टोटल